रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन, वो किसमें है आपके इसमें, और ये कब जोड़ा गया था? 103। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 103। और कितने भर्तियों का आरक्षण है इसमें? 10%। अब ये जैसा है ना, सेम का सेम सेम कहानी 16 में है जी। ग्राम पंचायत, वो आंगनवाड़ी, वो तो संस्था, वो हो गई नौकरियां हैं। मैं स्थानीय निकाय में आते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत, जिला समिति, ये आते हैं। अरे आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन कार्य जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो लोक नियोजन कार्य हैं, उनमें सभी के लिए क्या होगा रे? समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह है आपका आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, 16 फर्स्ट आपको यही कहता है कि लोक नियोजन कार्य व नियुक्ति, किसी चीज में आप नियुक्त कर रहे हो किसी को, ठीक है, तो उनमें राज्य सभी के लिए क्या करेगा? समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16(2) कहता है, वो पहले वाले वो नाम दोबारा पकड़ लो, कौन से? जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर आप किसी के साथ लोक नियोजन कार्यों में भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी सरकार विज्ञप्ति निकालती है, उसमें सरकार ऐसा नहीं लिख सकती कि फलानी जाति को इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या धर्म, इस धर्म के आधार पर इस जाति, इस धर्म को, इस जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। सभी को क्या किया जाएगा? समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कहता है आपका 16। मैन यही है। अब आते हैं अपवाद। 16(1) कहेगा कि लोक नियोजन कार्यों में सभी के लिए क्या अवसर होंगे रे? समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और 16(2) कहता है कि जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर आप लोक नियोजन कार्यों में जो भी सरकार जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उनमें इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब आते हैं रे अपवाद। 16(3) स्थानीय स्थानीय नागरिकों के लिए विशेष उपबंध। अब देखो रे, ये कहानी क्या है? यदि राज्य चाहे तो ये निर्देश जारी कर सकता है कि जो व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी रे? पहले होगी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र के लिए नहीं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए वो ये कार्य नहीं कर सकता। कोई बहुत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई आदिवासी बेल्ट है, अब वहां आपको जैसे अपने या मेरे जैसे किसी व्यक्ति को लगा देंगे जो उनकी भाषा ही नहीं जानता, उनके रहन सहन को नहीं जानता, उनकी वेशभूषाओं को नहीं जानता, उनके कौन से कार्य करते हैं, वो कौन से कार्य नहीं करते, वहां कौन सी परंपराएं चल रही हैं, कौन सी प्रथाएं चलती हैं, उनका नॉलेज ही नहीं है अपने को, तो अपन क्या वहां काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सरकार चाहे या राज्य चाहे तो उन स्थानों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रोविजन कर सकता है कि यहाँ के लोग ही क्या करेंगे? इसमें नौकरी करेंगे। ये फिलहाल ऑल इंडिया में 2 ही जगह है रे, एक तो तेलंगाना स्टेट में और एक आंध्रा में। इसके अलावा ये प्रोविजन अभी कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ये प्रोविजन कहीं भी नहीं है। इसके बाद में आता है 4 नंबर प्रोविजन, आरक्षण। कुछ वंचित वर्गों के लिए पद निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पद निर्धारित करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीजों में देखो, पहले क्या? पदोन्नति आरक्षण नहीं था रे। जानते हो आप पदोन्नति आरक्षण क्या होता है? प्रमोशन वाला। पहले पदोन्नति आरक्षण के प्रावधान नहीं हुआ करते थे, ये बाद में जोड़ा गया है रे। पदोन्नति आरक्षण में होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है एससी, एक ओबीसी, दूसरा जनरल, चलो यहाँ तो जनरल वाले वैसे मरे हुए हैं, दोनों ने 7 नौकरी लगाई, ठीक है, दोनों 7 नौकरी लगे। अब ध्यान रखना रे, जैसे मान लो प्रमोशन आता है 7 वर्ष पे, मान लेते हैं जिस पोस्ट पे लगते हैं उसमें प्रमोशन कितने वर्ष पे आ रहा है? 7 वर्ष पे आ रहा है। ये बंदा अधिकारी है, ओबीसी वाला क्या है? अधिकारी है, सीनियर अधिकारी मान लो आप इसको, ये सीनियर अधिकारी पोस्ट हुआ है। और ये कौन सा अधिकारी पोस्ट हुआ है? जूनियर अधिकारी पोस्ट हुआ है। इसका प्रमोशन आ रहा है 7 साल में।
ये ध्यान रखना, 7 साल में इसको क्रॉस करके इससे आगे आ जाएगा पदोन्नति लेके, इस आरक्षण की वजह से। अब है तो अपन क्या करें, लेकिन कुछ जगह सरकार ने हटा दिया है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में अप्लाई होता है, अब नहीं होता। सरकार इसमें रोक लगा सकती है। ध्यान रखना रे, प्रमोशन होने के बाद में प्रमोशन खा लेती हैं सरकारें। जैसे कल राजस्थान सरकार में कांस्टेबल का प्रमोशन खाया गया है, यदि आप न्यूज पढ़ते हो तो। उसने किसी केस को सोल्व करने के लिए गलत तथ्य पेश किए थे, और केस है आपका गोगामेडी वाला। उसमें उसने इस केस को सोल्व करने के लिए कुछ गलत तथ्य पेश किए, जिससे केस तो हो गया सोल्व, लेकिन केस की दोबारा जांच बैठी गई तो उन तथ्यों की जांच हुई तो तथ्य क्या थे, गलत थे। तो एक कांस्टेबल था जिसको एएसआई का प्रमोशन दिया गया था, उसको वापस उठा वहां से हटा दिया गया है, उसके ऊपर विभागीय कार्य प्रशासनिक कार्यवाही कर दी गई है। ठीक है। दूसरा देखो रे, एक होता है इसमें बैकलॉग भर्तियों के प्रोविजन। बैकलॉग भर्तियां एक दिन आपको याद हो तो मैंने क्लास में समझाई थी कि कोई विज्ञप्ति आई, ठीक है, जैसे मान लो 1000 पोस्टों की विज्ञप्ति आई है, उसमें एससी और एसटी इनकी पोस्टें क्या रह गई रे, खाली रह गई हैं। ठीक है। अब खाली रह गई और अगली भर्तियों को मिला के इनके यदि प्रोविजन 50% से ऊपर जा रहे हैं रे, तो आप इसका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विरोध करता है। पहले नहीं था। ठीक है, पहले इसमें कुछ नहीं था ऐसा। इंदिरा साहनी वाद हुआ था एक, उस इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि बैकलॉग भर्ती समय आरक्षण का प्रोविजन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा यदि प्रोविजन हो रहे हैं तो आप उनको ओबीसी और जनरल में क्या कर दोगे रे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, लेकिन 50% से ऊपर प्रोविजन किसी भी कंडीशन में नहीं होने चाहिए, किसी भी भर्ती में नहीं होने चाहिए। पहली बात तो बैकलॉग का समझ लेना। बैकलॉग होती है कि जैसे मान लो कोई पुरानी विज्ञप्ति आई थी, ठीक है, उसमें एससी और एसटी की भर्तियां पोस्ट क्या रह गई, खाली रह गई हैं। खाली रहने की वजह से वो अगली वाली भर्ती में दोबारा जुड़ के आती हैं। यदि आप विज्ञप्ति को सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको नीचे नाम लिखा हुआ मिल जाएगा बैकलॉग, कि ये बैकलॉग की भर्तियां हैं। ठीक है, इतनी भर्तियां इस पोस्ट को दी गई है, इस कैटेगरी को दी गई है, एससी को इतनी, एसटी को, और यदि 50% से ऊपर प्रोविजन जा रहे हैं तो किस में डिवाइड कर दी जाएंगे रे, ओबीसी और जनरल में। ठीक है, तो ये इसमें प्रोविजन है कि हाँ, तो आपका 5 नंबर और 6 नंबर आपको कल मैंने आपको कल ही बताया था। कौन सा, मैंने कहा था कि इन दोनों के एक ही केस है, दोनों में 15 का 6 और 16 का 6 एक ही है, कि आर्थिक पिछड़ा वर्गों के लिए सरकार कुछ ना कुछ विशेष प्रोविजन कर सकती है। तो कौन से के तहत किया गया था, 103 के तहत, और संविधान संशोधन 103, और कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, 10% सीटें। तो लिखना चालू करो जी। हाँ जी, पहले होता है, पहला काम ही यही है। पहला काम ही यही है कि एससी एसटी और ओबीसी वालों का धर्म है कि वो जनरल की सीट खाएं, और वो सीट खा जाएंगे, लेकिन उनकी सीटें कम है नहीं होंगी, उनकी सीटें उतनी बनी रहेंगी। राजस्थान में तो ओबीसी वाले खाते हैं सीटें जनरल की। हाँ लिख दो रे। यदि आर्टिकल नंबर 16 पूछ ले आपको डायरेक्ट कि आर्टिकल नंबर 16 है क्या, तो आपका है लोक नियोजन के अवसर में जो आपकी क्षमता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 16 एक कहता है कि राज्य लोक नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, और इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर या निवास के स्थान पर, ध्यान रखना यहाँ एक नया नाम और जुड़ा है, निवास, कि आप जहां रह रहे हो उसके आधार पर राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अपवाद है 16(3) कि राज्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए सरकार स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है, और ये फिलहाल इंडिया में 2 ही जगह है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अपने भी ध्यान रखना, लेकिन अपने इतनी नहीं है। मैं बताऊं होता कैसे है। यदि आप किसी दूसरे स्टेट की एग्जाम देते हो, जैसे मान लो एचआर की एग्जाम दे रहे हो हरियाणा की, हरियाणा के एसआई की एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ यदि आप एससी कैटेगरी में आते हो रे, और यहाँ एसटी में आते हो या ओबीसी में आते हो, वहां ऑटोमेटिक जनरल में जाओगे। ध्यान रखना, ये प्रोविजन है। आप अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में आते हो उसका दूसरी स्टेट से कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, वहां आप जनरल में माने जाएंगे, चाहे यहाँ किसी में आते हो आप। ठीक है, और 10% रिजर्व रखा जाता है, लगभग अपने 10% है यहाँ, कि बाहर के लोगों को 10% ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। पहले राजस्थान में ये कुछ नहीं था रे, पर पहले राजस्थान में चाहे कोई लग जाए, तो इसी कारण देखना
9 10 11 के आसपास कोई अधिकारी पोस्ट पे लगे हुए हैं ना, तो आपको बाहर के लोग बहुत मिल जाएंगे। 9 10 11 के आसपास। उसके बाद में सरकार अपॉर्चुनिटी लाई थी। तो पहले तो सरकार तो क्या लेके आई, राजस्थान सरकार पहले तो लाई राजस्थान का जीके। इतना बेहतरीन लोग के लोगों को घर तक की भैंस पूछने लग गए थे लोग। ठीक है, तो राजस्थान जीके में और फिर ये आरक्षण का प्रोविजन लाई राजस्थान है। पहले से ही है लेकिन कम आया करती थी। जीके तो हमेशा ही है लेकिन कम आया करती थी। आज जितनी आती है उतनी नहीं आती थी। आपको एक बात और बता दूं रे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन मारते हो तो जहां तक आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो इंदिरा साहनी केस है ना, इसी में ओबीसी की जो क्रीमी लेयर होती है ना, उसकी अवधारणा इसी में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसे मंडल केस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि इंदिरा साहनी केस का दूसरा नाम बताइए, तो इसे मंडल केस कहते हैं। ओबीसी आता केवल अकेला। नहीं मिलता। क्रीमी लेयर को 8.5 लाख को क्रॉस कर दो, उसके बाद में जनरल कैटेगरी में जाओगे ऑटोमेटिक। यदि आपके परिवार की आय 8.5 लाख से ऊपर हो गई है तो आप ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में जाओगे। यदि आप एससी का, अपने एसएससी का फॉर्म भरते हो आप, और जो ही उसमें ओबीसी सिलेक्ट करते हो, तो उसमें आपके ओबीसी के प्रमाण पत्र के नंबर मांगता होगा, डेट मांगता होगा। ठीक है, यदि वो डेट और प्रमाण पत्र की डेट मैच हुई तो ही आप ओबीसी में रहोगे। यदि आपने पुराना डाल दिया है तो आप ओबीसी में नहीं रहोगे, आप ऑटोमेटिक किस में शिफ्ट हो जाओगे रे, जनरल में। जैसे मान लो कोई लड़का है जिसने स्पोर्ट्स कोटे का फॉर्म अप्लाई किया, एक बार ढंग से सुनना, ठीक है। अब लेकिन उसका स्पोर्ट्स कोटा फर्जी है, फर्जी है, तो वो सच नौकरी कर ही नहीं सकता। लेकिन फर्जी नहीं है, लेकिन उस वो बोर्ड उसको मान्य नहीं करता जहां से आप लेके आए हो। और फिर आपके नंबर देखे गए कि आप जनरल कैटेगरी को ओवरटेक कर रहे हो क्या, क्योंकि उस टाइम पे आपकी सारी कैटेगरियां खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि आपने जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो आपको पोस्ट पे रखा जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। क्यों नहीं लगता, एसएससी की अलग से आती हैं स्पोर्ट्स कोटे की। क्यों नहीं होती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होता है। हाँ तो पहले की छोड़ो, मैं बाद की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन होने के बाद की। लिख दिया रे। 16(4) कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है नहीं है, सरकार उसके लिए क्या करती है, उनके जो स्थान है वो आरक्षित कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल, राजस्थान में शहरिया जनजाति, राजस्थान में शहरिया जनजाति के पद है ना, वो पहले से ही फिक्स आते हैं हर भर्ती में कि हाँ इतने तो यही लगेंगे। इनको कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, ना एससी वाले, ना एसटी वाले, ना ओबीसी वाले, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये कौन से आरक्षण में आते हैं रे, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आते हैं ये। ठीक है, इसी का दूसरा प्रोविजन है, इसी में दूसरा है कि पदोन्नति आरक्षण भी कहाँ से मिलता है, 14(1) के तहत। दूसरा 16(5), धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। यदि कोई संस्था है जो हिंदू धर्म का प्रचार करती है तो हिंदू धर्म के लिए क्या कर सकते हो, आप पद आरक्षित कर सकते हो। और 16(6) बाद में जोड़ा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, 103वां संविधान संशोधन 2019। आप लोग है ना 15 और 16 में ऊपर वाले दोनों प्रोविजन याद रखना, नीचे वाले याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। बस ये याद रख लेना कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किस में आरक्षण दिया गया है, तो कौन से दिया गया है, 103 में से। क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। आपको आर्टिकल जो संविधान संशोधन 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 तक याद होने चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में इन्हीं का ट्रेंड है। आपको सीपीओ में एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा इनसे, अभी बोल रहा हूँ।
एक या दो दिन में आपको कला और संस्कृति का स्टैटिक जीके मिल जाएगा कंप्लीट। जो स्टैटिक जीके का सेकंड वाला पार्ट आया था उसमें कैबिनेट जो पद है ना वो चेंज कर लेना। आर्टिकल नंबर 17 क्या है रे? डोंट टच माई बॉडी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी प्रकार से आप किसी के साथ, ये ध्यान रखना जो आर्टिकल नंबर 17 है यहाँ सब में अपवाद आ रहे हैं। मैं आपको हर आर्टिकल में अपवाद पढ़ाऊंगा, हर आर्टिकल में, कि इनके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होते। केवल और केवल किसको छोड़कर? 17 को छोड़कर। 17 पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे किसी पद के ऊपर बैठा हो, लेकिन वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। लिख दिया? अरे ये देखो आपका इंदिरा साहनी केस। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर में एंटर होते हैं ना, 8.5 लाख का प्रोविजन है, सरकार बदलती रहती है बार बार इसको। पहले 6 हुआ करता था, अब 8.5 के आसपास है ये। ठीक है, 8.5 का 8 ध्यान रखना रे। 8.5 कैसे होता है ये? यदि आप आते हो, आपकी आपकी यदि आपका राशन कार्ड अलग नहीं हुआ है, ध्यान रखना ये सारा खेल राशन कार्ड के ऊपर चलता है। ये पहले बता देता हूँ आपको, आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपका राशन कार्ड दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, आपका राशन कार्ड दूसरा बन गया है, तो आप ध्यान रखना फिर आपके ऊपर प्रोविजन अब अलग लागू होंगे, फिर आपके माता पिता के आपके प्रोविजन लागू नहीं होंगे, लेकिन तब जब आपके माता पिता का नाम आपके राशन कार्ड में ना हो। यदि आपके राशन कार्ड में आपके माता पिता का नाम आपके साथ चल रहा है, तो फिर उनकी सैलरी साथ में जुड़ेगी। उनको सबको जोड़ के यदि आप 8.5 लाख क्रॉस करते हो, तो आप ओबीसी का आरक्षण नहीं ले सकते। क्या? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट में लागू नहीं है। क्रीमी लेयर की अवधारणा सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होती है, स्टेट गवर्नमेंट में लागू नहीं होती है। और इसे क्या कहते हैं रे? मंडल केस भी कहते हैं इसे। किसमें? हाँ तो सर सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया उसको। ओबीसी वालों को 27% आरक्षण है, मिलता नहीं है पूरा, खा जाते हैं बीच में। ज्वाइन विज्ञप्ति में आरक्षण देना और ज्वाइनिंग में आरक्षण देना, दोनों में बहुत दिन रात का फर्क है। एससी और एसटी की कुछ भर्तियां बच जाती हैं। जनरल ओबीसी तो, जनरल तो जिंदगी में खाली नहीं रह सकती। जनरल को भरने के लिए तो बैठे हैं ना, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले भर देंगे, बाकी वो भर देंगे बेचारे बच्चे एक आधी को।
लिख दिया। ये आपका आर्टिकल नंबर 17, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें। और आर्टिकल नंबर 18 बोलता है टाइटल्स का एंड, एंड ऑफ टाइटल्स। देखो रे, अनुच्छेद 17 अभी बात कर रहा था अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एंड ऑफ अनटचबिलिटी, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार से आप किसी के साथ, देखो सीधी सी बात हूँ, यदि नाम समझ में नहीं आ रहा तो किसी के साथ आप छुआछूत, ठीक है, फलाना है तू ढिमकाना है, तेरे को हम पानी नहीं पिलाएंगे, तू बैठ नहीं सकता, तू खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एक पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का अर्थ हो गया है कि कोई नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रपति बैठा है तो ये नहीं कर सकता नहीं तुम लोग यहाँ ऐसे कैसे आ गए, वो कुछ नहीं कर सकता इसमें भी। और आर्टिकल नंबर 18 बोलता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में 4 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन बोलता है सेना और शिक्षा संबंधी आप किसी को सम्मान दे सकते हो, सेना और शिक्षा संबंधी आप किसी को सम्मान दे सकते हो, इसके अलावा आप किसी को कोई उपाधि नहीं दोगे। जैसे सेना देती है मेजर की, ठीक है, सूबेदार की, हवलदार की, ये देती है ना, कैप्टन की, इनकी उपाधि आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे शिक्षा की मिलती है डॉक्टर की, ठीक है, इंजीनियर की, ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रहण कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई दूसरी उपाधि नहीं देगी। 16 बोलता है कि भारतीय नागरिक अन्य किसी देश की उपाधियां नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना, अन्य किसी भी देश की उपाधि का प्राप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर जो 3 है ना इसका, वो 3 ये बोलता है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो किसी दूसरे देश की उपाधि लेना चाहता है तो पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए। किसके ऊपर लागू हुए? विदेशी नागरिक के ऊपर, जो किसकी सेवा में है? भारत की सेवा में है। वो किसी दूसरे देश की उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो पहले किसकी अनुमति लेगा? भारत सरकार की अनुमति लेगा। और इसका जो चौथा प्रोविजन है वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की सेवा में है, अब वो कौन है? भारतीय है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बिना नौकरी वालों के ऊपर लागू होती है, ये बिना नौकरी वालों के ऊपर लागू है जो नौकरी नहीं कर रहे हैं सरकार में, ठीक है। ये लागू होगी तो 4 वाली बोल रहा हूं ना कि ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत की सेवा में हैं और किसी दूसरे देश की उपाधि ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे, उसके बाद में क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब देखो, एक बार एक विवाद हो गया था, ये बालाजी राघवन केस है एक, इस बालाजी राघवन केस में जो चुनौती दी गई थी वो दी गई थी पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न को, ये 3 पुरस्कार देती है सरकार, ठीक है। अब वो क्या हुआ, ये चुनौती दी गई, चुनौती में ये कहा गया कि ये बताइए ये समानता के अधिकार का विरोध नहीं है, ये उपाधियां नहीं है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न किसी प्रकार की कोई उपाधियां नहीं है, ये व्यक्तियों के सम्मान है, ऑनर्स हैं, ना कि टाइटल्स हैं। क्या है रे? ऑनर्स हैं, ये उनके सम्मान के उपरांत किए जाते हैं, ना कि किसी प्रकार के टाइटल्स दिए जाते हैं। इसी के साथ एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि किसी व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने नाम से पहले और नाम के बाद इनका प्रयोग नहीं करेगा। यदि वो प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसे दोबारा वो जो सम्मान उसको दिया गया है वो भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, ठीक है। एक दो जेनरिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि भाई जैसे ये जो सम्मान है शुरू कब हुए थे? ये शुरू हुए थे 1954 में, ठीक है। सरकार कितने देती है? 120 हर साल देती है। कितने देती है रे? 120, जिसमें भारत रत्न की संख्या सदैव 3 हो सकती है, चौथी कभी नहीं होगी। नहीं, रत्न थोड़ी ज्यादा थे, मरणों उपरांत वो होंगे साथ में। मैं एक कैटेगरी साइड करूंगा, ध्यान रखना। यदि कोई व्यक्ति मर गया है, एनआरआई है, ओसीआई है, ओसीआई का अर्थ है अदरवाइज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रवासी भारतीय होते हैं, ठीक है। कौन से भारतीय होते हैं रे? प्रवासी भारतीय, किसी देश से आए थे, भारत में रहने लग गए उसके उपरांत, ठीक है। इन कैटेगरियों को छोड़कर आप कितने दोगे? 3। जिंदा व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, सीधी ये मान लो जो भारत के नागरिक और जिंदा है, ठीक है, उनमें टोटल कितने होंगे? 120। उसमें भारत रत्न कितने हो जाएंगे रे? 3 हो जाएंगे। और अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है जब ये नहीं दिए गए थे, 3 ही बार हुआ है। एक बार हुआ था 1978 में, फिर हुआ था 79 में, ठीक है, और 79 के बाद में कंटिन्यू हुआ 1993 से लेकर 1997 तक, इसके उपरांत ये नहीं दिए गए थे,
ध्यान रखना, शुरू कब हुए थे? 1954 में शुरू हुए थे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 120। भारत रत्नों की संख्या कितनी हो सकती है? 3, जिसमें ये लोग शामिल नहीं होते। जैसे रामविलास पासवान को मरणों उपरांत मिला था, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, कोई एनआरआई है, एनआरआई समझ गए रे आप? ठीक है, एनआरआई जानते हो? जो भारत में निवास नहीं करता लेकिन भारत का सिटीजन है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? एनआरआई में आते हैं। और ऐसे जो भारत में निवास करते हैं लेकिन क्या है, प्रवासी हैं, भारत में लौट के आए हैं कहीं से, वो किस में आ जाएंगे? ओसीआई कैटेगरी में। और मैंने एक और लिखवाई थी आपको, एक सिटीजनशिप और लिखवाई थी। पीओआई, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मूलभूत निवासी, जो भारत के अविभाजित खंड में, ध्यान रखना नागरिकता में नाम आया है ये, जब आपको मैंने सिटीजनशिप पढ़ाई है वहां ये नाम आया था। अब आप लोगों को याद रहे ना रहे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक लिख दिया रे? हाँ, यहाँ तक लिख दिया सबने? लिखो फिर, जल्दी करो। देखो मैं बताऊं, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट अंदर से तो कोई क्वेश्चन आ जाए वो बहुत रेयर केस में आता है। आपको मेन टाइटल सबके याद रखने हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है रे? आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी का अधिकार। आर्टिकल नंबर 15, मैं जूत दूंगा तेरे अब। कुछ आधारों के ऊपर भेदभाव निषेध। 16 नंबर, नौकरियों चुन की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि वह जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल नंबर 17 भी आपके सामने है। ठीक है, इसको याद करने का एक ही तरीका है, डोंट टच माई बॉडी, यही यदि याद नहीं रहे तो। और आर्टिकल नंबर 18, टाइटल्स का एंड। ठीक है, इसमें आपको जितने भी 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल है, 500 आर्टिकल आपको समानता का भाव दर्शाएंगे रे। ठीक है, जैसे उपाधियों का अंत है तो सभी को बराबर लाने की सरकार कोशिश कर रही है। डोंट टच वाला सिस्टम है तो सरकार सबको क्या कर रही है? बराबर ला रही है। इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में होता है इन आधारों पर भेदभाव। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के स्थान पर भेदभाव हुए हैं और आज भी होते हैं कई जगह। तो आप महाराष्ट्र में चले जाइए, निवास के स्थान पर भेदभाव मिल जाएगा आपको। आप महाराष्ट्र में जाके देखना। आप यदि हिंदी लैंग्वेज बोलेंगे, मराठी नहीं आती है आपको, तो वे सोचते हैं अच्छा महाराष्ट्र का नहीं है, निवास के आधार पर आपके साथ भेदभाव होगा। तो ऐसा है इंडिया में, इसीलिए यहाँ ये अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि उनको पहले पता था, अपने जो ये संविधान लिख रहे थे कि हाँ भारत वाले निवासी कैसे हैं, यदि इनको अधिकार नहीं दिए गए तो ये किसी को जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो वो सिस्टम यहाँ है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 13, हाँ, आर्टिकल नंबर 14 तुम लोगों ने क्या बताया अभी? हाँ, विधि के समक्ष समता एंड समानता। लो के सामने सारे क्या है? सम्मान है। तो इक्विलिटी किसकी है? लो की इक्विलिटी है। ठीक है, आपको ये नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। अकेला आर्टिकल नंबर 14 समता का अधिकार नहीं है। हाँ, आर्टिकल नंबर 13, राज्य की परिभाषा है, वो तो 12 में है। हाँ बोल तो। किस पे? ना, अल्पीकरण। किस में? 13 में? 13 एक ही था कि ज्यादा थे? कौन कौन से? अभी हालत ये हो गई क्या? जहां आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप वहां क्या हालत खराब कर रहे हो?
लिख दिए। विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश की उपाधि नहीं ले सकता है, और सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। केस है आपका बालाजी राघवन, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म भूषण व पद्म विभूषण आदि उपाधियां नहीं है, केवल क्या है रे, सम्मान है। ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि समानता के सिद्धांत का विरोध करती है, नहीं करती है। पूछ लेते हैं कई बार कि इससे सिमिलर वाद कौन सा है। जो यहाँ लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे 18 रखे हैं मैंने, दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है। लेनी पड़ेगी जो भारत की सेवा में है उनको। ये लिख दो तो हेडिंग लगा दो, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22। हम्म। बालाजी राघवन केस में हुआ क्या था, जो सरकार ये सम्मान नहीं देती, ओनर्स देती है। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, बालाजी राघवन है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली। उन्होंने ये कहा कि क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये उपाधियां नहीं है,
ये होता है क्या, ये मानते हैं कि जिन व्यक्तियों को ये मिल जाता है वो सम्मान के लायक हो जाते हैं या उनको ऑनर्स मिल गया है। ठीक है, तो ये ऑनर्स हैं, केवल ऑनर्स हैं, सम्मान है, ना कि टाइटल्स हैं। टाइटल्स का होता है कि टाइटल जैसे मान लो किसी को राजकुमार का टाइटल दे दिया और दे दिया, सरकार ऐसे टाइटल्स नहीं देगी। तो इसमें डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये टाइटल्स नहीं है, ये क्या है, सम्मान है, ऑनर्स हैं ये केवल और केवल। तो ये समानता के सिद्धांत जो इक्वलिटी जो प्रिंसिपल है उसका विरोध नहीं करते हैं, उसके फेवर में ही रहते हैं। ठीक है, उसमें दूसरा इन्होंने एक लाइन और लिख दी। लाइन ये लिख दी थी जो आगे वाली स्लाइड में आएगी आपके, कि कोई व्यक्ति को यदि ये टाइटल्स मिले हुए, ऑनर्स मिले हुए हैं, तो वो ना तो अपने नाम से पहले और ना नाम के बाद क्या नहीं करेगा, इनका प्रयोग नहीं करेगा। यदि प्रयोग करता है तो वो क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, और वो टाइटल्स इन जो पुरस्कारों को वापस सरकार को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा। तो ऊपर वाली लाइन वही है, न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्त करता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या नाम के बाद ना करे, अन्यथा पुरस्कारों को क्या करना पड़ेगा, रे त्यागना पड़ेगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना हुई है 1954 में। एक वर्ष में दिए, अरे दिखे कहां से आ गया, दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, रे 120। मरणोपरांत पुरस्कार एनआरआई, विदेशियों व ओसीआई को छोड़कर, इनको छोड़कर 120 होने चाहिए। यदि आप इनको शामिल कर लेते हो, मरणोपरांत समझ गए, जो मर गया उसके बाद में मिलते हैं। एनआरआई जो भारत के निवासी हैं लेकिन निवास कहाँ करते हैं, बाहर रहते हैं। विदेशी, किसी विदेशी को दे दिया हो, सरकार देती है कई विदेशियों को। ठीक है, और ऐसे नागरिक जो प्रवासी तौर पे भारत में रह रहे हैं, वो उन व्यक्तियों को छोड़कर कितनी संख्या होनी चाहिए, रे 120। भारत रत्न की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और जिन वर्षों में अब तक नहीं दिए गए थे वो कौन से हैं आपके, 78, 79 और 93 से 97 तक ये टाइटल्स नहीं, ये ऑनर्स नहीं दिए गए थे किसी को भी। तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आते हैं ये ऊपर वाले 3 लाइनों के, कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। टोटल संख्या कितनी होती है, रे 120। और भारत रत्न की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 3। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 बार आया हुआ है, रे। मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जी के 75 से ऊपर, जनरल की हाँ 75 से 80 के बीच में। हाँ, 150 क्वेश्चनों में से यदि काट पीट के 130 के ऊपर नहीं सही है तो सिलेक्शन की रेंज से बाहर हो। क्योंकि वहां वो धुरंधर आते हैं जो जीके में तो है ना, उनका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। हो जाती है, हो जाती है। अभी तो हम लोग वो एग्जाम देते हो जहाँ जीके आती नहीं है। कभी आईएएस आरएस में बैठ के देखो तब पता चलेगा जीके क्या होती है और कितनी का आती है। आने वाले दिन में एसएससी इसी पैटर्न पे आने वाली है। एसएससी 2 पेपर करेगी अब। नहीं, प्री क्वालिफाई में 2 पेपर आएंगे। एक पेपर आएगा सिर्फ क्वालिफाई, वो पेपर क्वालिफाई करोगे तो सेकंड पेपर चेक होगा।
अरे लिख दिया, लिख दिया। अरे जल्दी करो तो। आर्टिकल नंबर 19 समझाना है, सबसे बड़ा आर्टिकल है। हो गया। हाँ हितेश। हाँ तो बोल दिया अगर। हाँ रे, हेडिंग लगा दो, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ इंडिपेंडेंट। और जिसमें पहला आर्टिकल है आपका, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो रे, एक बार इधर देख लेना, सबसे खतरनाक आर्टिकल है, सबसे खतरनाक। कर्म चेंज हुआ, क्वेश्चन गलत। पहले बोल देता हूं, अब तक तुम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? 15(1), 15(2) यही पढ़ते आ रहे थे ना। अब पढ़ाऊंगा 15(1)(a), उसका भी एक। समझ गए? पहला आर्टिकल है 15(1)(a), इसमें प्रोविजन है 6। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता। अर्थात किसी को प्रेस खोलने की, प्रेस चलाने की, ठीक है, वहां बोलने की, सारी तरीके से क्या है रे, स्वतंत्रताएं हैं, सरकार इसका हनन नहीं कर सकती। दूसरी, विज्ञापन की स्वतंत्रता। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका विज्ञापन कर सकते हो, सरकार आपको रोक नहीं सकती। इसके बाद 3 नंबर, चुप रहने की स्वतंत्रता। अब बोलो सर इसकी क्या जरूरत है? अरे इसकी जरूरत पड़ती है कई जगह। ध्यान रखना, चुप रहना आपका अधिकार है। आप किसी चीज का जवाब दें या ना दें, ये उसके आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपका अधिकार है चुप रहना। कई जगह जैसे मान लो पुलिस वालों के पास फंस जाते हैं ना, बोले बोल 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 बोल, तो वहां आप कह सकते हो मेरा फंडामेंटल राइट है चुप रहना। ठीक है। हाँ, इसके बाद में फोन टेप के विरुद्ध अधिकार। सरकार बिना इंफॉर्मेशन के या बिना किसी क्राइम के आपके फोन टैप नहीं कर सकती है, जब तक आप किसी क्राइम के दायरे में नहीं आते हैं तब तक। अब सरकार ने इसमें थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बदलाव और कर दिया है। यदि आप किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करते हैं तो होती है वो गाना आता है, कॉल कॉल रिकॉर्डिंग ना, वो बोलती है वो क्या, हाँ वो मैं ठवा दूंगा और बोल तो। हाँ, तेरे फोन से हटता है, दूसरी जगह जाना ही नहीं है। देखो रे, यदि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हो उसकी बिना अनुमति के, तो ये उसकी निजता का उल्लंघन है और आप उसके दोषी माने जाएंगे और आपको 2 साल की सजा होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान कर दिया है। यदि आपने वो गलती से कहां पेश कर दी रे, किसी मामले में पेश कर दी, बोले ये इसकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और जो जज साहब बैठे थे उन्होंने ये पूछ लिया कि तेरे को पूछ के की थी ये रिकॉर्डिंग, और अगले ने कर दिया मना कि नहीं मेरे को पूछ के रिकॉर्डिंग नहीं की गई है, तो उस मामले की तो सजा आपको बाद में होगी कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप 2 साल के लिए निपट गए हो, उस केस का क्या होगा वो बाद की बात है, पहले 2 साल के लिए निपट गए हो। ये पहले नहीं था, ये अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आजकल इस चीजों के विरोध बहुत होने लग गए हैं। कभी कोई किसी की रिकॉर्डिंग कर लेता है, कभी कोई किसी की रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो ये आजकल इसको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यहाँ जोड़ दिया गया है। देखो रे, पहली बात प्रेस, दूसरी बात विज्ञापन, तीसरी बात चुप रहने की स्वतंत्रता, चौथी बात फोन के विरुद्ध फोन टेप नहीं होना चाहिए, और इसमें अभी सरकार ने कोई प्रोविजन जोड़ दिए हैं। इसके बाद में 5वां नंबर आता है सरकारी योजनाओं की जानकारी। आप जिस योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहो, अब यहाँ सरकारी योजना ही नहीं है रे, यहाँ आपने मान लो कोई विज्ञप्ति है, ठीक है, जैसे मान लो आपने रिट डाल दी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, बोले हमें ये बताइए ये एसएससी सीजीएल के अभी कितने पोस्ट खाली हैं, ठीक है,
तो आपकी रिट जाएगी, आपकी पूरी जांच होके आपको उसका जवाब देगी सरकार कि हाँ अभी इतनी पोस्टें खाली चल रही हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सरकारी जानकारी या सरकारी क्या नाम है कोई दस्तावेज है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोले बताओ हमारे आपके पास कौन कौन सी बंदूक हैं, आप कैसे कैसे चलाते हो उनको, कैसे कैसे बनाते हो, कहाँ कहाँ बनाते हो, ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए। परमाणु बम तुम लोगों ने कहाँ कहाँ रख रखे हैं बताओ। ठीक है, तो इन चीजों की जानकारी आपको सरकार नहीं देगी। और छठा है कि आपको धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है लेकिन वो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। धरना करने की अनुमति है आपको, वो हड़ताल का दायरा नहीं होना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल है आपका 19(1)(a। कौन सा है 19(1)(a)? इसमें ये आपको 6 अधिकार मिले हुए हैं। प्रेस चलाने की स्वतंत्रता, आपका यदि कोई प्रोडक्ट है तो विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, ठीक है, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार है आपके पास, सरकारी योजनाओं की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट है आपको कोई धरना कर रहा है, ठीक है, उस धरना क्या नहीं होना चाहिए रे, वो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, उसका काम यहाँ कर सकते हो। ये आपके 19(a). इसके बाद में आता है आपका बी, पहले का ही बी है, पहले का बी, पहले का सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, ये अधिकार और आते हैं इसमें, जिसमें पहला अधिकार आता है रे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन उस सम्मेलन में किसी व्यक्ति के पास क्या नहीं होने चाहिए रे, हथियार नहीं होने चाहिए। यदि आप हथियारों के साथ सम्मेलन करते हो तो आपका ये विरोध माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 3 नंबर आता है सी, संघ बनाने की अनुमति। संघ जैसे एनजीओ, कोई कंपनी खोल ली आपने, वो कंपनी, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है रे, संघ के अंतर्गत आती हैं। तो आप कंपनी बना सकते हो, कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप स्कूल खोल रहे हो तो स्कूल में बहुत से लोग काम करेंगे, बहुत से लोग आएंगे, तो वो किसके अंतर्गत आता है, संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप संघ बनाने की आपको क्या है अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद में अवाध संचरण, सरकार आपको किसी जगह घूमने के लिए रोक नहीं सकती, लेकिन जहां सरकार ने बंदी से जारी नहीं कर रखी हो, जैसे आप नागालैंड नहीं जा सकते सरकार को बिना पूछ के, गोवा के 1-2 टापू हैं वहां नहीं जा सकते आपको सरकार को बिना पूछे हुए। ठीक है, गोवा के 1-2 बीच है वहां नहीं जा सकते आप। तो यदि सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रखी है तो उसके अलावा आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। ई में आता है कि आप कहीं भी इंडिया में निवास कर सकते हो रे, ये निवास का अधिकार है, इंडिया में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। एफ है ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी याद रखना यहां आता है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है रे, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति रखने से आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसको कौन से हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और जी नंबर है आजीविका, आजीविका का अधिकार, यानी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं भी जाके कोई कार्य कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ये आपको देखो रे मैं बताऊं, कायदे से किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए सारी चीजें चाहिए, ये 19 के आर्टिकल में मिलती हैं आपको। जब तक आप क्राइम के दायरे में नहीं आते हो तब तक तो आपको आर्टिकल कौन सा चाहिए, 19 चाहिए। यदि आप क्राइम के दायरे में आ गए फिर जिंदा रहना है तब आपको 20 चाहिए। तब कौन सा चाहिए आपको, 20 और 21 दोनों चाहिए तब। ठीक है, प्राणदेही की स्वतंत्रता भी आपको चाहिए। ठीक है, और आपको किसी विरुद्ध के ऊपर कोई कानून हो गया, आप जबरदस्ती लपेटे में आ गए उसके, तो उससे बचना है तो कौन बचाएगा आपको, आर्टिकल नंबर 20 बचाएगा। ठीक है, तो ये है आपके 19 नंबर आर्टिकल, जहां वाक और अभिव्यक्ति, जहां आप क्या कर सकते हो रे, बोलने की और दूसरा विचार प्रकट करने की जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यहाँ पे मिलेंगे। जिसमें इसके ए में ध्यान रखना है 6 टाइटल्स हैं, प्रेस, विज्ञापन, चुप रहने की स्वतंत्रता, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, सरकारी योजनाएं, धरना। ध्यान रखना धरना यहाँ है, सम्मेलन यहाँ है, दोनों में फर्क है। ये किसी कार्य को अवरोध नहीं डालता, सम्मेलन सम्मेलन हो रहा है कर रहे हैं लोग, धरना किसी ना किसी कार्य में क्या डालता है, अवरोध डालता है, ये अलग है। यहाँ हड़ताल नहीं होनी चाहिए और यहाँ क्या नहीं होने चाहिए रे, हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है, संघ बनाने की, जैसे मान लो आप 5-7 व्यक्ति मिल गए, ठीक है, बोले यार लाख रुपए तू दे, लाख तू दे, अपन 7-8 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, इंटरेस्ट पे चलाएंगे, कोई काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो एक संघ के दायरे में आ रहा है, आप एक संघ बना रहे हो। ठीक है, दूसरा अबाध संचरण, कहीं भी आपको घूमने क्या है फ्रीडम है, लेकिन सरकार ने बंदी से वहां जारी ना कर रखी हो।
निवास का अधिकार, ई में आता है संपत्ति का अधिकार, किसमें आता है एफ में, और जी में आजीविका का अधिकार कि आप कहीं भी इंडिया में क्या कर सकते हो, और काम कर सकते हो। यह आपके फ्रीडम है। जिनके ऊपर कुछ अवरोध है, ध्यान रखना, इन पे अवरोध होते हैं, वो अवरोध आपके काम के नहीं है। ध्यान रखना, आप कहीं घूमने गए, वहां के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जहां सरकार कोई लोक नियोजन कार्य चला रही थी जिसमें आपकी वजह से क्या आ गई है, बाधा आ गई है, तो ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। आप घूम रहे थे, घूमते घूमते आपने कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे मान लो आपको कोई मिसाइल मिसाइल मिल गई, आपने या चोरी कर ली और उड़ा दिया, तो ध्यान क्या, राष्ट्रीय एकता या जो अखंडता होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए रे, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कार्य होते हैं जो इनको प्रभावित कभी नहीं करने चाहिए। जैसे मेन कार्य होता है लोक नियोजन कार्य, कि आप सरकारी बाधा नहीं बनने चाहिए। यदि आप सरकारी बाधा कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये अधिकार लागू नहीं होते। वहां के निवासी आपसे परेशान नहीं होने चाहिए, जहां आप घूमने गए हैं, जहां आप निवास कर रहे हैं, जहां आप आजीविका कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई प्रेस ही ऐसे खोल दी है कि पता चला कि आप सारी की सारी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो। ठीक है, इलीगल कार्य की तरीके, आप इलीगल कार्यों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए जो इसके अपवाद है, जो आपके हैं नहीं यहाँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा इनको। हाँ, लिख दो रे, अरे एक तो लिखो, इसको बार बार थोड़ी समझाऊंगा। देखो रे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 एक का देखो, वाक व वीडियो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की, विज्ञापन की, चुप रहने की, फोन टेप के विरुद्ध सरकारी सूचनाएं प्राप्त करना, धरना व प्रदर्शन का अधिकार जिसमें हड़ताल शामिल नहीं है। ठीक है, मैं स्लाइड खोल देता हूं, आप घर से लिख लेना। टाइम हो गया रियल में। और ध्यान रखना रे, 19 के जो अधिकार हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को प्राप्त है। 19(1)(b कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन उसमें क्या नहीं होने चाहिए रे, शस्त्र नहीं होने चाहिए। सी कहता है संघ बनाने का अधिकार है, उसे नियमित रूप से संचालित करने का भी क्या आपको अधिकार है। आपको सरकार उसमें रोक नहीं सकती। जैसे सभा कर सकते हो, संघ कर सकते हो, सहकारी समितियां बना सकते हो। ठीक है, ये सारी इसमें शामिल है। कंपनी इसमें शामिल है, एनजीओ इसमें शामिल है, राजनीतिक दल इसमें शामिल है, समितियां इसमें शामिल हैं। और आप कई जगह देखते होंगे क्लब, यहाँ बहुत से क्लब की मेंबरशिप ले लो, फलानी ले लो, तो वो क्लब यहाँ सारे के सारे किसमें यहाँ शामिल होते हैं। वो अधिकार कौन सा आपका, सी वाला। डी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, यानी आपको हर जगह घूमने की अरे फ्रीडम है, लेकिन ध्यान रखना कोई योजनाएं बाध्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ई कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का क्या है, अधिकार है। इसे कौन सा अधिकार कहते हैं रे, आवास का अधिकार कहते हैं। कौन सा कहते हैं, आवास का अधिकार। आपको बोल सकता है कि बताइए कौन से अधिकार, कौन से मूल अधिकार में आवास का अधिकार दिया गया है, तो कौन से में दिया गया है, 19 में दिया गया है। कौन से में आजीविका का अधिकार दिया गया है, किस में दिया गया है रे, 19 में दिया हुआ है। संपत्ति का अधिकार पहले कौन से में था, तो किस में था रे, 19 में था। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार दो जगह है, 31 में और 19 में, दोनों में है। वहां तो संपत्ति रखने के लिए कायदे दिए हुए हैं 31 में तो, और यहाँ आपको जो फ्रीडम दी हुई है कि आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, इसके ऊपर आपको कोई बाध्य नहीं है। तो यहाँ से ध्यान रखना, तो 44 संविधान संशोधन हुआ था ना, वहां से आर्टिकल 1 यहाँ से गायब हुआ था, और एक कौन सा गायब हुआ था, 31वां गायब हुआ था। इसके बाद में ये नोट है आपके कि संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसे कौन से हटा दिया गया है रे, 44 से हटा दिया गया है। और अगले वाला कौन सा अधिकार है आपका, आजीविका का अधिकार। मूल संविधान में 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन अभी रुक जा रे, मूल अधिकार में कितने अधिकार थे? जब मूल संविधान लागू हुआ था तब आपको 19 के तहत कितने अधिकार मिलते थे, 7। अब कौन सा हटा दिया गया, ये वाला हटा दिया गया, तो आप कितने बच जाएंगे अपने पास, 6 अधिकार बचे हुए हैं। और इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ के मामले में है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि निजी यदि कोई विरोध हो गया है उस मामले में ये मूल अधिकार नहीं माने जाएंगे। राज्य आपके इन मामलों में मूल अधिकार खा रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, ये कार्य कर सकते हो। न कि, देखो ध्यान लिखा हुआ है, न कि निजी मामलों में। निजी मामले कौन से होते हैं रे,
पर्सनल आपस में कोई लड़ाई हो गई है उस मामलों में लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा ये केवल नागरिकों है, ध्यान रखना, जब भी मैं नागरिक लिख के छोड़ दूं, यहाँ किसके नागरिक की बात हो रही है, भारत के नागरिक की। ये विदेशियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। विदेशियों कहीं ऐसे नहीं है, कहीं जाना है तो सरकार को बताना पड़ेगा। आप निवास कर रहे हो, कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हो तो सरकार से क्या लेनी पड़ेगी रे, अनुमति लेनी पड़ेगी। आप यहाँ से उठ के महाराष्ट्र में जाके स्कूल खोल दो, ठीक है, वहां की सरकार को बस आपको बताना है कि मैं स्कूल खोल रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ काम नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप कोई विदेशी नागरिक है, वो पहले भारत सरकार से अनुमति ले, फिर महाराष्ट्र सरकार से अनुमति ले, इसके बाद में कोई स्कूल खोलने की अनुमति मिले या ना मिले वो बात की बात है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 है। 20 की बात करेंगे अपन कल।